हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरपीएससी और यूपीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं उससे संबंधित एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, जिसकी यह तीसरी वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे तथ्य और साक्ष्यों के बारे में। इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। हिस्टोरियोग्राफी की बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा, जो कि हिस्टोरियोग्राफी नाम से सेव की गई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है ऐतिहासिक साक्ष्य और तथ्य की प्रकृति। सबसे पहले हम साक्ष्य की बात करेंगे। साक्ष्य, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबूत, प्रमाण या गवाही। ऑक्सफोर्ड विश्वकोश के अनुसार साक्ष्य वह रेखांकन है जो अतीत तथा वर्तमान कालीन घटना से संबंध ज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके। और रेनियर के अनुसार किसी भी घटना संबंधी जांचकर्ता के प्रश्नोत्तरों में जो भी तथ्य सहायक सिद्ध हो सके उसे ही साक्ष्य कहा जाता है। और साक्ष्य तथ्य मूल रूप से तथ्यों को ही साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य का अन्वेषण नहीं होता अपितु खोज की जाती है, और साक्ष्यों तथा उसकी व्याख्या की अंतःक्रिया के निरंतर प्रक्रिया को ही इतिहास कहते हैं। साक्ष्यों को व्याख्या की जरूरत क्यों पड़ती है? व्याख्या के बिना तथा अनुपयोगी तथा नीरस होती है, इसीलिए सबसे पहले इसकी व्याख्या की जाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला चरण है मानव जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करने वाले वह कार्य जो विशेष समय तथा स्थान पर घटित होते हैं, उन्हें तथ्य या साक्ष्य कहा जाता है। सबसे पहले इन्हें संकलित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। फिर उसके बाद उसके कारणों की खोज की जाती है। फिर उसके बाद तथ्यों की व्याख्या की जाती है, क्योंकि तथ्यों की व्याख्या को ही मुख्य कार्य माना जाता है। फिर यह व्याख्या साक्ष्यों पर आधारित होते हुए क्रमबद्ध होनी चाहिए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी यह व्याख्या उत्तम मानी जाती है। ऐसा विचार याजकार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री अर्थात इतिहास क्या में दिया है। उन्होंने लिखा है कि जो इतिहासकार किसी घटना के पीछे छिपे दो या उससे अधिक अनेक कारणों को खोजकर क्रमबद्ध करके व्याख्या करता है, तो ऐसा इतिहास लेखन उत्तम कोटि का माना जाता है। क्लार्क महोदय के अनुसार तथ्यों की पुष्टि साक्ष्यों से ही करनी उचित होती है। साक्ष्य विश्लेषण क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? समय समय पर नए नए साक्ष्य हमारे सामने आते रहते हैं, और इतिहासकार नवीन साक्ष्यों पर आधारित ही इतिहास लिखते हैं, क्योंकि अतीत का स्वरूप परिवर्तनशील होने से नवीन साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक इतिहास की रचना प्रत्येक पीढ़ी के प्रश्नों को उत्तर देने की जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम साक्ष्य विश्लेषण कहते हैं। अर्थात किसी इतिहासकार ने आज से 50 वर्ष पूर्व कोई इतिहास लिखा, लेकिन उसके बाद ना जाने कितनी खोजें हुई और बहुत से साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए, और नवीन इतिहासकार उन नए साक्ष्यों के आधार पर ही उस इतिहास लेखन को या उस इतिहासकार की लिखित पुस्तक को नए साक्ष्यों के आधार पर उसे अपडेट करते हैं। उसे ही साक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है कि व्याख्या में व्यक्तिपरकता अर्थात सब्जेक्टिविटी की जगह विषयनिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। साक्ष्यकार कौन होते हैं? देश, काल, परिस्थिति, स्थान भेद से एक अन्य प्रकारों से भी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने वाले, साक्ष्यों की प्रामाणिकता की जांच करने वाले तथा साक्ष्यों के आधार पर अपने प्रत्युत्तर, निष्कर्ष एवं निर्णय देने वाले विविध प्रकार के साक्ष्यकार होते हैं। प्रयोग, लेखन एवं वैचारिक पुष्टि के लिए क्रमशः वैज्ञानिक, इतिहासकार, अधिवक्ता एक व्यावसायिक साक्ष्यकार के रूप में मिलते हैं। अर्थात जो इतिहासकार हैं, अधिवक्ता हैं और वैज्ञानिक हैं, वह साक्ष्यों के आधार पर ही
कुछ लिखते हैं उन्हें ही हम साक्ष्यकार कहते हैं। साक्ष्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। उन तत्वों में मुख्य रूप से हैं अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता। एक साक्ष्य की सत्यता की जानकारी के लिए कई साक्ष्यों का विश्लेषण की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही साक्ष्य के आधार पर कोई भी प्रमाणित रचना नहीं की जा सकती। इसीलिए एक घटना को लिखने के लिए कई कारणों की खोज करनी पड़ती है या कई साक्ष्यों की खोज करनी पड़ती है। इसके बाद घटना का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि घटना का ज्ञान सम्यक तथा संपूर्ण रूप से होना चाहिए, अन्यथा ना ही सहायक साक्ष्य ढूंढे जा सकेंगे और ना ही ठीक से उनका मूल्यांकन हो पाएगा। अर्थात अगर किसी इतिहासकार को किसी घटना के बारे में मालूम नहीं है तो वह साक्ष्य किस प्रकार खोजेगा। अगर कोई साक्ष्य उसके पास या सामने भी होंगे तो उसे नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद स्मृति साक्ष्य होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष होने के कारण स्मृति साक्ष्य नहीं कहे जा सकते, लेकिन साक्ष्य विश्लेषण में यह सहायक होते हैं। स्मृति साक्ष्य का अर्थ है किसी इतिहासकार के मन में या उसकी स्मृति में कोई बात पड़ी होती है। वह एक प्रकार का साक्ष्य तो नहीं होता, लेकिन साक्ष्यों को पढ़ने में या साक्ष्यों को समझने के लिए वह सहायक होते हैं। इसके बाद प्रमाण स्वीकृति, जो साक्ष्य पूर्ण रूप से सत्य प्रमाणित हो जाते हैं, किसी भी तरह सत्य सिद्ध नहीं हो सकते, उन्हें प्रमाण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह एक प्रमाणिक स्वीकृति है या प्रमाणिक सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद ही कैंची और गेंद की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अभिप्राय है घटना तथा तथ्यों को संकलित कर उन्हें कैंची गेंद पद्धति से काट छाँट कर क्रमबद्ध करके रचना की जाती है। परंतु आज के युग में साक्ष्यों तथा तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या करनी चाहिए, ना कि कैंची गेंद पद्धति का प्रयोग जो वर्तमान समय में भी किया जाता है। इनके सामने दो तरह के साक्ष्य होते हैं। शक्तिशाली साक्ष्य अपने आप में पूर्ण तथा घटना के पूर्ण विवरण से संयुक्त होते हैं, तथा दूसरे साक्ष्य होते हैं वास्तविक साक्ष्य। संपूर्ण साक्ष्य एक अंश होता है। मुख्य रूप से इतिहासकार द्वारा यही साक्ष्य को इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि घटना के पीछे छिपे कारणों की खोज की जा सके। अर्थात कैंची और गेंद की पद्धति का अर्थ होता है एक इतिहासकार अपने तरीके से या जो वो लिखना चाहता है उसी के हिसाब से कुछ तथ्यों को वह लेता है और बाकी के तथ्यों को छोड़ देता है। इस तरह के इतिहास लेखन में दो तरह के साक्ष्यों का इस्तेमाल किया जाता है, शक्तिशाली और वास्तविक, जो मूल रूप से प्रमाणिक होते हैं या सारी घटना जिस पर टिकी होती है उसे शक्तिशाली साक्ष्य कहा जाता है। लेकिन वास्तविक साक्ष्य वह होते हैं जिसके कारण किसी घटना के आगे बढ़ने या होने को बल मिलता है, उसे वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है। इसके बाद अनुमान साक्ष्य नहीं होते, परंतु इतिहास में साक्ष्यों के आधार पर अनुभवनात्मक और संभावनात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन इतिहास सत्य की प्रामाणिकता को मान्यता देता है, अनुमान को नहीं। अर्थात कोई इतिहासकार जब कोई रचना लिखनी शुरू करता है तो सबसे पहले अपने मन में वह एक अनुमान लगाता है और फिर साक्ष्यों को एकत्रित करना शुरू करता है। कबूतरी सुराग अथवा कपोती कोटर पद्धति, इस पद्धति द्वारा स्रोतों के अंतःस्थल में प्रवेश करके साक्ष्यों का विश्लेषण करके फिर ऐतिहासिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह के इतिहास को विज्ञान के समक्ष लाया जाता है। अर्थात साक्ष्यों को एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा या उसके विश्लेषण करके ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला जाता है। उसे ही कबूतरी सुराख या कपोती कोटर पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का नामकरण कॉलिंगवुड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न। साक्ष्य विश्लेषण पद्धति में प्रश्न का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, तभी उत्तर और निष्कर्ष भी स्पष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रश्न प्रक्रिया को मूलभूत प्रश्नों अथवा पूर्वाग्रह या परिकल्पना भी कहते हैं। एम पॉइंट के अनुसार प्रश्नों के अभाव में साक्ष्यों का संकलन कठिन होता है और कॉलिंगवुड के अनुसार तो प्रश्नोत्तरों में जो सहायक होते हैं उन्हें ही साक्ष्य कहते हैं। अर्थात
कोई रचना लिखने से पहले या इतिहास लिखने से पहले हमें पूर्वाग्रह या कह सकते हैं कि जर्नलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि हम किसी घटना को अपने तरीके से पहले समझने की कोशिश कर सकें और उसके उत्तरों को खोजने के लिए हमें मूलभूत या स्पष्ट प्रश्नों को रखना चाहिए। इसके बाद कथन। साक्ष्य प्रस्तुति तथा विश्लेषण में वैज्ञानिक इतिहासकार इस कथन शैली को स्वीकार करते हैं। वह कथन के प्रति अनेक संदेहास्पद प्रश्न उठाते हैं, जैसे कथन क्या है, किन परिस्थितियों में यह कथन कहा गया। कथन बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि जब कभी बात स्पष्ट नहीं लिखी जा सकती तो बात को कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐतिहासिक तथा अन्य साक्ष्यों के में अंतर क्या होता है। सबसे पहले विज्ञान के साक्ष्यों पर आधारित निष्कर्ष सभी समयों तथा सभी स्थानों पर उपयुक्त होते हैं। अर्थात जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं उनका जो निष्कर्ष होता है वह यूनिवर्सल होता है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों पर जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वह केवल विशिष्ट घटना समय स्थान के ही हित में होता है। वैज्ञानिक अपने साक्ष्यों का परीक्षण कर सकता है, इतिहासकार केवल अपने संबंधित साक्ष्यों की केवल खोज करता है। और विज्ञान में प्रत्यक्ष घटना का अध्ययन होता है, जबकि इतिहास में अप्रत्यक्ष घटना का होता है। वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में सामने पड़ी हुई चीज़ों का विश्लेषण करते हैं या अध्ययन करते हैं, लेकिन इतिहासकार इतिहास में हो चुकी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। लॉर्ड सैंकी के अनुसार दोनों के साक्ष्यों का प्रयोग एक समान होता है, क्योंकि दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर घटना संबंधी कहानी को प्रस्तुत करते हैं। जेई जोंकर्स का मानना है कि अधिवक्ता वैज्ञानिक के साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण आलोचनात्मक होता है, एनालिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है, जबकि इतिहासकार के साक्ष्यों का स्वरूप तुलनात्मक होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार अपराध की जांच में साक्ष्य संभावित होते हैं, जबकि इतिहासकार का साक्ष्य निश्चयात्मक होता है। डेविड थॉमसन का मानना है कि इतिहासकार साक्ष्यों की गवेषणा एक गुप्तचर की तरह करता है, न्यायाधीश की तरह मूल्यांकन करता है और तब जो उचित होता है केवल उनको ही स्वीकार करता है, अनुपयुक्त साक्ष्यों को अस्वीकार करता है। इतिहास में साक्ष्यों की वैज्ञानिक अवधारणा का सूत्रपात कॉलिंगवुड द्वारा किया गया था और प्रयोगशाला के अभाव में आलोचना पद्धति को सिद्ध करने का परामर्श भी कॉलिंगवुड ने ही दिया है। साक्ष्यों की विश्वसनीयता की जांच। प्रोफेसर गोडचाक के अनुसार साक्ष्यों की विश्वसनीयता अर्थात ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए 4 मूलभूत बातों पर निर्भर होना पड़ता है, जो हैं सत्य कहने की योग्यता, अर्थात जो इतिहासकार या पहले के समय में किसी ने कोई रचना लिखी है या किसी कोर्ट हिस्टोरियन ने या कोर्ट पोएट ने कुछ लिखा है, उसका सत्य कहने की कितनी योग्यता थी, इससे भी एक साक्ष्य की विश्वसनीयता आधारित होती है। सत्य कहने की इच्छा, अगर उस इतिहासकार के सत्य कहने की योग्यता तो है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, वह सत्य कहना नहीं चाहता, इस पर भी साक्ष्यों की विश्वसनीयता निर्भर करती है। सूचना की सत्यता, अर्थात कोई इतिहासकार किसी घटना के बारे में लिख रहा है, उसने प्रत्यक्ष रूप से उस घटना को नहीं देखा है, तो उस पर भी विश्वसनीयता आधारित होती है। और स्वतंत्र परिपुष्टि टॉपिक है वह तथ्य अर्थात फैक्ट। तथ्य ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके। तथ्यों की प्राप्ति मुख्यतः अभिलेखों, शिलालेखों, मुद्राओं आदि से होती है। तथ्य पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होते, उनको स्वीकार करने से पहले उनकी सत्यता की जांच आलोचनात्मक विधि से की जाती है। तथ्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य तथ्य और इतिहासगत या ऐतिहासिक तथ्य। ईएचकार के अनुसार तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु वह उसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते। दस्तावेज और तथ्य अपने आप में इतिहास नहीं होते और ना ही इतिहास क्या है जैसे थका देने वाले प्रश्न के बने बनाए उत्तर ही होते हैं। एलन ब्लॉक का मानना है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रकार का अनुमान होता है,
सीपी स्टॉक के अनुसार तथ्य पवित्र होते हैं जिनका मंतव्य पर कोई बंधन नहीं होता। और टैन महोदय का तो मानना है कि ऐतिहासिक तथ्य ठोस, कठोर, यथार्थ होते हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर वॉल्श, जिन्होंने इतिहास को पूर्ण रूपेण विज्ञान माना है, के अनुसार एक तथ्य साधारणतः स्वयं व्यवस्थित सिद्धांत होता है जिसकी विश्वसनीयता का विषय में गंभीर संदेह ना हो। और रैंके के अनुसार इतिहास का कार्य केवल इतना ही है कि वह वस्तु स्थिति से सभी को परिचित करा दे। हेनरी पिन्ने का मानना है कि एक साधारण घटना और समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों तथा उपलब्धियों को स्वीकार किया है। कोई भी तथ्य शुद्ध रूप से वास्तुनिष्ठ नहीं होता, क्योंकि तथ्य इतिहास की वस्तु तभी बनता है जब चयन प्रक्रिया द्वारा किसी इतिहासकार उसे इतिहास में स्थान देता है। इसी से संबंधित याजकार ने कहा है कि इतिहास में वास्तुनिष्ठता नहीं होती, केवल संबंधों की वास्तुनिष्ठता होती है। लेकिन जब कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है तो एक पर्टिकुलर घटना को अपने इतिहास लेखन में शामिल करता है, तो वह तथ्य ऐतिहासिक तथ्य बन जाते हैं। कॉलिंगवुड का मानना है कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास है, अतएव तथ्य कुछ नहीं होते, अपितु सब कुछ उनकी व्याख्या ही होती है। इस प्रकार कॉलिंगवुड ने व्याख्या को ही सब कुछ माना है। तथ्यों के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहले इतिहासगत तथ्यात्मक वैचारिक सिद्धांत, ऐतिहासिक तथ्यों का व्यक्तिवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक तथ्यों का समाजवादी सिद्धांत। इसके बाद है ऐतिहासिक तथ्यों का अनुदारवादी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश इतिहासकार सर लेविस नेमियर ने किया था। और इसके बाद सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत होता है। फिर साम्यवादी सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यह आधुनिक सिद्धांत हैं। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और बहुत से मित्र पूछ रहे थे कि इस वीडियो का PDF हमें उपलब्ध करवाया जाए। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि PDF में कुछ त्रुटियां होने के कारण हम उन्हें PDF उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत जल्द इस PDF को एडिट करके उन्हें PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और फ्री का स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।